झारखंड, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस स्टडी जोन में। साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस के तहत आज हम लोग 5th जेपीएससी पीटी के हिस्ट्री प्रश्नों पर जो है चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। याद रखिए, हमारे चैनल ईगल आईएएस स्टडी जोन को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूले। चलिए, तो पहला प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न है कि किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया। दक्षिण भारत का जो आर्यीकरण किया गया था वो अगस्त ऋषि के द्वारा किया गया था। अगस्त की जो पत्नी थी वो लोपा मुद्रा जो है अगस्त की पत्नी थी, और लोपा मुद्रा जो है ऋग्वैदिक काल के दौरान एक एडुकेटेड महिला के तौर पर जाने जाते हैं। अगस्त एवं लोपा मुद्रा दोनों के जो है ऋग्वैदिक सूत्र, ऋग्वेद में क्या प्राप्त होते हैं ना, उनके द्वारा जो है सूत्र दिया गया है या सूत्र के रूप में योगदान दिया गया है। अगस्त ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्हें मेडिसिन का काफी ज्ञान था। इसके अलावा जो प्राचीन तमिल भाषा का जो व्याकरण है अगत्यम का उन्होंने जो क्या किया था ना, संकलन किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 16 महाजनपदों के युग में मथुरा किसकी राजधानी थी। तो मथुरा जो है सुरसेना की राजधानी थी। दिए गए ऑप्शंस पर अगर हम चर्चा करेंगे तो वेजी जो है वैशाली का क्षेत्र है बिहार का, वत्स जो क्षेत्र है वो इलाहाबाद प्रयागराज का, काशी ऑब्वियसली अभी का जो वर्तमान काशी है अर्थात वाराणसी का क्षेत्र, और सुरसेना का जो क्षेत्र है वो मथुरा का क्षेत्र है। इसके अलावा याद रखिएगा बौद्ध संहिता अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कुछ है देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कुछ है। मौर्य काल में टैक्स छुपाने के लिए इनमें से कौन सा दंड दिया जाता था। मौर्य काल में टैक्स छुपाने के लिए जो है मृत्यु दंड दिया जाता था। काफी कठोर दंड प्रणाली थे। मौर्य काल के बारे में अगर कहें तो रेवेन्यू के कलेक्शन के लिए 2 डिपार्टमेंट बनाए गए, एक तो समाहर्ता, दूसरा था सन्निधाता। सन्निधाता जो है कोषागार का संरक्षक था, और समाहर्ता क्या थे ना, समाहर्ता क्या थे ना, वो मूल रूप से लगान अधिकारी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कुछ है। नेक्स्ट प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो संबंध है वो बिहार से है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में अगर हम बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे, तो धर्मपाल थे। इन्होंने 8वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य अर्थात 783 से लेकर 820 के मध्य जो है इन्होंने क्या बनाया था ना, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी या विक्रमशिला विश्वविद्यालय की नींव रखे थे। इस विश्वविद्यालय को नालंदा यूनिवर्सिटी की तरह ही मोहम्मद बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है ध्वस्त कर दिया गया था 1193 में। याद रखिएगा, अगर हम प्राचीन भारत की और बात करें तो प्राचीन भारत में कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनको आप अगर एक सिलसिलेवार से याद कर ले तो इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं अर्थात नालंदा को लेकर, विक्रमशिला को लेकर के, ये प्रश्न कभी भी नहीं छूटेगा। चलिए उन 5 यूनिवर्सिटीज को या 6 जो यूनिवर्सिटीज है उनके बारे में हम जान लेते हैं। याद रखिएगा, सबसे पहले जो प्राचीन यूनिवर्सिटीज है वो क्या है ना, वो हो गया नालंदा, जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा जिसका निर्माण किया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद हो गया विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो कि अभी आप लोगों ने देखा देवपाल के द्वारा पाल शासक धर्मपाल के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो औदंतपुरी, याद रखिएगा औदंतपुरी जो है पाल शासक गोपाल प्रथम के द्वारा जो है बनाया गया था औदंतपुरी को। इसके अलावा अगर और अन्य यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करते हैं तो सोमपुरा भी एक यूनिवर्सिटी थे। सोमपुरा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, या तो धर्मपाला या देवपाल, 2 में से एक, याद रखिएगा। तो सोमपुरा का भी निर्माण जो है पाल वंश के शासकों के द्वारा ही किया गया था। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट थे जगदल से प्रश्न पूछा जाता है। जगदल जो है ये भी पाल शासक रामपाल के द्वारा बनाया गया था और वज्रयान संप्रदाय से जुड़ा हुआ था। इसके साथ साथ
एक और क्षेत्र है बल्लभी का क्षेत्र। इसके साथ साथ जो है बल्लभी का क्षेत्र है जो कि गुजरात में स्थित था, जो कि शिक्षा एवं सांस्कृतिक केंद्र था। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम हमने आपको बताया, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के नाम कर लीजिए, एक भी प्रश्न जो यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं जाएगा। कौन कौन से, एक बार फिर से हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। पहला हो गया नालंदा, दूसरा हो गया विक्रमशिला, तीसरा क्या करेंगे ना, तीसरा करेंगे सोमपुरा, चौथा क्या करेंगे औदंतपुरी, पांचवा क्या करेंगे जगदल करेंगे, और छठा क्या करेंगे, छठा करेंगे बल्लभी। ये 6 प्राचीन भारत के क्या थे ना, प्राचीन भारत के प्रमुख शिक्षा और सांस्कृतिक केंद्र थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कुछ है, अजंता की कला को इनमें से किसने जो है प्रश्रय दिया था। तो अजंता की कला को जो है प्रश्रय दिया गया था वाकाटकों के द्वारा। अजंता की कला का अगर हम बात करें तो अजंता की कला जो है वो 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो दूसरी शताब्दी दूसरी ईस्वी पूर्व तक, और दूसरा जो है 400 से लेकर के 650 ईस्वी सन तक। पहली जो दूसरी ईस्वी पूर्व सेंचुरी का है वो जो है सातवाहन सातवाहन साम्राज्य के द्वारा अर्थात सातवाहन राजाओं के द्वारा बनाया गया था, जिनमें स्तूप निर्माण जैसे चीजों को किया गया था। वहीं वाकाटकों के द्वारा 400 से लेकर 650 तक जो है अजंता की कलाओं को क्या किया गया ना, संरक्षित किया गया। उनमें हरि सेन जो है प्रमुख थे, जिन्होंने अजंता गुफाओं के कलाओं को क्या दिया था, संरक्षण दिया था। वाकाटकों के द्वारा जो है महायान संप्रदायों का क्या किया गया था ना, संरक्षण दिया गया था, अर्थात अजंता की गुफाओं में महायान संप्रदायों को उकेड़ा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को लगभग 50% तक कर दिया था। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है लैंड रेवेन्यू को 50% तक बढ़ा दिया गया था। और इसका क्या कारण हो सकता है, इसका 2 ही कारण है। एक तो हो गया कि सेंटर पे उन्होंने एक बड़ी सेना रखी थी, और इसके साथ साथ इस सेना के लिए जो है उन्होंने बाजार व्यवस्था भी बनाया था। बाजार में जो वस्तुओं के दाम होते हैं उसको फिक्स करके रखा था। तो कर को बढ़ाना, सेंटर पे जो विशाल सेना थी उसके रख रखाव के लिए उन्होंने जो टैक्स है उसको भी क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कुछ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है कि सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी। तो सुल्तानी युग में जो है वज्रयान संप्रदाय जो है वज्रयान संप्रदाय, या जिसे हम लोग मंत्रायन संप्रदाय या तांत्रिक संप्रदाय कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा जो है पाया जाता था। चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं कि बुद्ध के कौन कौन से स्कूल्स प्राप्त होते हैं। हमें बुद्धिज्म के हमें जो है 3 स्कूल्स प्राप्त होते हैं। एक तो हो गया थेरवाद स्कूल हमें प्राप्त होते हैं, जो कि बुद्ध के प्राचीन शिक्षाओं को लेकर के चलते हैं, अर्थात ये नो चेंजर्स हम इसे कह सकते हैं। दूसरा हो गया ये महायान जो है ये क्या है ना, इन्होंने समय के साथ जो है परिवर्तन को अपनाया और परिवर्तन करते हुए शिक्षाओं को आगे बढ़ाया। और तीसरा जो है वज्रयान संप्रदाय कहा जाता है, जो कि तांत्रिक या मंत्रयान संप्रदाय कहते हैं। ठीक है, वज्रयान संप्रदाय के लिए जो है एक और शब्द का प्रयोग होता है इंडो तिब्बतन, अर्थात इसे जो है भारत और तिब्बत के साथ जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार हमें बुद्ध के 3 स्कूल प्राप्त होते हैं, थेरवाद, महायान और वज्रयान संप्रदाय का जो है प्रभाव हमें कब से देखने को मिलता है, तो इसका प्रभाव हमें 8वीं शताब्दी से लेकर मध्यकालीन भारत तक पाल वंश से ही शुरू हो जाता है वज्रयान संप्रदाय का। जैसे कि मैंने आपको जगदल का जो है क्या दिया था कि जगदल जो विश्वविद्यालय थे वहां पर जो है वज्रयान संप्रदाय का प्रभाव था। चलिए इसके अलावा जो है 20वीं शताब्दी में कई नए जो है बुद्ध रिलीजन आए, जिनमें से एक रिलीजन के बारे में हम चर्चा करेंगे जिसे कहा जाता है नवयाना कहा जाता है। ये नवयाना क्या है ना, ये नवयाना संप्रदाय जो है भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा शुरू किया गया था। और इसका स्टार्टिंग कब किया गया था ना, स्टार्ट किया गया था नागपुर दीक्षा भूमि से 1956 में जो है इसे शुरू किया गया था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्वयं बुद्ध धर्म को अपनाते हुए बुद्ध धर्म को एक नए टीचिंग्स के साथ लाया गया था। इसे क्या कहा जाता है ना, इसे नवयाना कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कुछ है,
नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या कुछ है। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? आंध्र भोज, आंध्र भोज जो है कृष्णदेव राय को कहा जाता है। तुलुव वंश से जुड़े हुए थे 1509 से लेकर के 1529 तक और विजयनगर साम्राज्य के थे। इसके अलावा इनकी प्रमुख रचना जिस पर प्रश्न पूछा जाता है अमुक्त माल्यदा और नागानंद, तो अमुक्त माल्यदा क्या है ना, इनकी प्रमुख रचना माने जाते हैं। इसके अलावा इन पर जो प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से यात्री जो है कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे, तो पुर्तगाली यात्री डोमिगो पायस और इसके साथ साथ बारबोसा का जो है आगमन हुआ था कृष्णदेव राय के दरबार में। तो जो पॉइंट करेक्शन किया गया है, जो पॉइंट जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, उसी सारे पॉइंट्स को जो है आपके सामने क्या किया गया है, डिस्कशन किया जा रहा है या कलेक्शन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? हेमचंद्र जो है विक्रमादित्य एक्चुअल में हेमू को कहा जाता है। हेमू का इतिहास आप सभी को ज्ञात होगा कि हेमू और अकबर के मध्य, अकबर और बैरम खां के मध्य जो है बैटल ऑफ पानीपत है, अर्थात पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को, जिसमें हेमू जो है अकबर के द्वारा पराजित हुआ था। तो हेमू के बारे में कहा जाता है कि हेमू ने दिल्ली और तुगलकाबाद के क्षेत्र में अक्टूबर 1556 में जो है मुगल सेना को पराजित किया था और उसके बाद ही उसने स्वयं के लिए जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। हेमू अपने पूर्व जीवन में जो है आदिल शाह सूर का क्या था, वजीर था। उसने 22 से भी अधिक युद्ध जो है आदिल शाह सूर के लिए लड़ा था और उसमें विजय हुआ था। आदिल शाह के बाद उसने जो है स्वयं का शासन चलाने का प्रयास किया और दिल्ली और तुगलकाबाद के क्षेत्र में जब उसने मुगल सेना को पराजित किया तो उसने क्या किया ना, स्वयं के लिए विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। लेकिन सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो कि 5 नवंबर 1556 में होता है, उसमें हेमू जो है पराजित होता है अकबर के सेना के द्वारा। चलिए अगर एक बार अगर हम लोग रिव्यू कर ले कि बैटल ऑफ पानीपत के 3 बैटल हम लोगों को प्राप्त होते हैं। पहला जो हमें पहला पानीपत का जो युद्ध प्राप्त होता है वो अप्रैल जो है 1526 में हमें प्राप्त होता है, अप्रैल 1526। ये किसके किसके बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी। दूसरा जैसा कि पानीपत का युद्ध है, सेकंड जो है वो नवंबर 1556 को हमें प्राप्त होता है, किसके किसके बीच में, तो ये हो गया हेमू और अकबर की सेना के मध्य। और तीसरा जो हमें पानीपत का युद्ध प्राप्त होता है वो 1761 में हमें प्राप्त हो रहा है मराठा प्लस अहमद शाह अब्दाली के मध्य। तो ये तीनों जो पानीपत के युद्ध हैं उसको आप देख लीजिए और उसके जो परिणाम प्राप्त हुए किसके किसके मध्य हुआ और किसने विजय प्राप्त की, अगर इसको आप कर लेते हैं तो यहाँ से कहीं से भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। पानीपत के युद्ध को एक जगह पर आप कलेक्शन कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्न में से किस कर व्यवस्था को जो है बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी कहा जाता है? तो जब्ती जो है, जब्ती को क्या कहा जाता है, बंदोबस्ती कहा जाता है। और ये मूल रूप से शेर शाह सूरी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, लेकिन अकबर के समय में जो है इसे और भी बढ़ावा दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किस कारण हुआ था? अबुल फजल की जो मृत्यु का कारण था वो था शहजादा सलीम या जिसे हम कहते हैं जहांगीर। बीर शाह बुंदेला जो कि ओरछा के बाद में शासक बने थे, उनके द्वारा जो है अबुल फजल का हत्या कर दिया गया था। अबुल फजल के अगर प्रमुख रचना के बारे में हम बात करें तो अकबरनामा के साथ साथ जो है आईने अकबारी, ये जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है। अर्थात अकबरनामा और आईने अकबारी से हमें अकबर काल की या मुगल काल की बहुत सी घटनाओं के जानकारी प्राप्त होती है, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो या राजनीतिक हो। तो अबुल फजल की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है अकबरनामा और आईने अकबारी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये, किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? तो इसका उत्तर होगा जहांगीर के द्वारा न केवल टोबैको पर बल्कि अल्कोहल पर भी रोक लगा दिया गया था।
तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा जहांगीर। मूल रूप से ये 1617 में जो है उसने इन सब चीज़ों पर रोक लगा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कुछ है? नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात पर जो है रोक लगा दिया गया था? तो इसका उत्तर हो गया 1789 अर्थात 1799 में इसे जो है बैन कर दिया गया था। इसके अलावा अगर पूरे भारत में हम बात करें तो चार्टर एक्ट 1833 के अनुसार जो है भारत में दास प्रथा को हटाया गया था। बाद में जिसे जो है याद रखिएगा, बाद में जो है 1843 में दास प्रथा को क्या कर दिया गया? लॉर्ड एलन बोरो के द्वारा जो है बंद कर दिया गया। अर्थात उस समय जो है दास प्रथा अधिनियम, इंडियन स्लेवरी एक्ट, भारतीय दास प्रथा का जो एक्ट है उसे पारित करके इसे पूरे भारत में बंद कर दिया गया था। लॉर्ड एलन बोरो इस समय क्या थे? ना गवर्नर जनरल थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। रिंग फेंस की नीति इनमें से किससे संबंधित है? रिंग फेंस, ये प्रश्न पूछा जाता है, रिंग फेंस की नीति जो है किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग्स से जुड़ा हुआ है। वारेन हेस्टिंग्स से जुड़ा हुआ है और 1765 से लेकर 1813 तक याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा अलग अलग युद्ध में रिंग फेंस की नीति को जो है अपनाया गया था। एंग्लो मैसूर युद्ध, मराठा वार्स में इसे अपनाया गया था। इसके अलावा जो है कई अन्य जो गवर्नर आए उन लोगों ने भी जो है रिंग फेंस की नीति को अपनाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या कुछ है। द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो कि बीएम मलवारी के सहयोग से, इसके अलावा बीएम मलवारी के सहयोग से, इसके साथ साथ जो है सर एंड्रू स्कोविल के द्वारा इसे पास किया गया था 1891 में, जिसमें लड़कियों की जो विवाह का उम्र है उसे 10 से 12 वर्ष कर दिया गया था। याद रखिएगा बीएम मलवारी का नाम याद रखिएगा, जिनके सहयोग से ये एज ऑफ कंसेंट जो एक्ट है 1891 को पास किया गया था। चलिए कुछ और जो है हम लोग जो है एक्ट के बारे में जानकारी ले लेते हैं जो वुमेन स्टेटस, महिलाओं के स्टेटस को सुरक्षित रखने के लिए ब्रिटिश काल में अपनाया गया था। उनमें बंगाल सती अधिनियम जो कि 1829 में अपनाया गया था। इसके साथ साथ हिंदू विडो मैरिज एक्ट अर्थात पुनर्विवाह जो एक्ट है वो 1856 में अपनाया गया था। फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट, ये जो गर्भधारण एक्ट है 1870 में अपनाया गया था। इसके साथ साथ जो है चाइल्ड मैरिज रिस्टोरेंट एक्ट जो है द स्पेशल मैरिज एक्ट 1872 में अपनाया गया था। तो ऐसे कई एक्ट हैं जो कि वुमेन स्टेटस को जो है चेंज करने के लिए मूल रूप से अपनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या कुछ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कुछ है देख लेते हैं। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे। किसने स्वरूप दिया था? तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसे स्वरूप दिया गया था। लॉर्ड डलहौजी का काल कितना है? तो 1848 से लेकर 1856 तक, और इस काल के दौरान उन्होंने कई कार्य किए जैसे ट्रेन, टेलीग्राफ, पोस्ट ऑफिस। इसके साथ साथ जो है आपने देखा कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट 1856 में जो हिंदू विडो मैरिज बिल है उसका ड्राफ्ट भी इसे बनाया गया था। हालांकि लॉर्ड कैनिंग के समय में ये लागू हुआ था, लेकिन ड्राफ्टिंग जो है डलहौजी के द्वारा ही किया गया था। तो कुछ ऐसे, इसके अलावा एजुकेशन रिफॉर्म की अगर हम बात करें तो वुड डिस्पैच जो कि 1854 में डलहौजी के समय काल के दौरान किया गया था, जिनमें वुमेन एजुकेशन के लिए काम किया गया था। तो कुछ ऐसे रिफॉर्म्स हुए थे डलहौजी के काल में जो कि भारत के लिए महत्वपूर्ण थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी, जो कि 1892 में फिन्सबेरी सेंट्रल से लिबरल पार्टी की ओर से जो है वो सांसद बने थे 1892 के जनरल इलेक्शन से। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी के बारे में अगर हम बात करते तो वो 3 बार क्या बने ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जिनमें सेकंड जो मीटिंग हुआ था उसके अध्यक्ष बने थे 1886 में। इसके अलावा 9th
9th जब कांग्रेस सम्मेलन हुआ था उसके भी वो बने थे। साथ में हुए 22वां अधिवेशन जो गया में हुआ था 1906 में, जो वो क्या बने थे ना, दादा भाई नौरोजी ही अध्यक्ष बने थे। इसके साथ साथ दादा भाई नौरोजी के बारे में अगर रचनाओं के बारे में हम बात करें तो रहनुमाए माजदावन सभा, उन्होंने जो है रहनुमाए माजदायन सभा का निर्माण किया था। कब निर्माण किया था ना रहनुमाए माजदायन सभा का? तो 1851 में। इसके साथ साथ वो एक पत्रिका भी निकालते हैं जिसे रौस्त गुप्तर भी कहा जाता है। इस पर प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा, रौस्त गुप्तर, जो कि 1854 में निकाला गया था। साथ में उन्होंने द वॉइस ऑफ इंडिया भी निकाला था। पत्रिकाओं में उन्होंने क्या निकाला था ना, वॉइस ऑफ इंडिया। चलिए कुछ चीज़ें और जान लेते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में। 1886 में उन्होंने जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया था। कहाँ बनाया था? तो इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया था, जो कि भारतीयों की आवाज़ को ब्रिटेन के लोगों को सुनाता था। साथ में 1867 में इंग्लैंड में ही उन्होंने जो है एक लेख पढ़ा था, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, जिसके तहत जो उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ अर्थात धन का निष्कर्षण का जो सिद्धांत है वो ब्रिटिशर्स के सामने रखा था। चलिए दादा भाई नौरोजी का एक और महत्वपूर्ण जो वर्क है उसको हम लोग, लिटरेरी वर्क है उसको हम लोग देख लेते हैं। प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है 1901 में प्रकाशित हुई थी, जो कि एक महत्वपूर्ण पुस्तक माना जाता है और जिस पर जो है धन के निष्कर्षण सिद्धांत को जो है उकेरा गया था। इन सभी कार्यों को अर्थात धन के निष्कर्षण सिद्धांत पर उनके द्वारा जो 1886 से कार्य प्रारंभ किया गया था, 1867 से जो काम प्रारंभ किया गया था, इसी के आधार पर बाद में याद रखिएगा रॉयल कमीशन जो बना था, रॉयल कमीशन ऑन एक्सपेंडिचर, ये भी जेपीएससी में पूछा जाता है। आप इसे मेंस के क्वेश्चन में देख सकते हैं। 6 या 7 जेपीएससी के मेंस के क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि रॉयल कमीशन ऑफ एक्सपेंडिचर कब बना था? तो इसका उत्तर होगा 1896। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी संबंधी जो पॉइंट है वो काफी महत्वपूर्ण है, उसे जरूर कर लेना है। किसी भी प्रश्न को अगर आप करेंगे तो उसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स उसे को कर लेंगे, तो आई होप जो है जब आप दूसरी बार इस तरह के प्रश्न देखेंगे तो उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप ध्यान से हमारे वीडियोस को देखें जिनमें मैंने हिस्ट्री के प्रश्नों को लेकर के जो है चर्चा प्रारंभ कर दिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। 4 जेपीएससी के प्रश्न को मैंने हिस्ट्री सेक्शन को किया, अब 5 जेपीएससी का रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि अगर इन प्रश्नों को किया जाए तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार जो चेंज होकर के आते हैं उसे आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे एक कॉन्सेप्ट के तहत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।